हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लॉजिकलेट लर्निंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के बारे में, जो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिलेबस का ही सेकंड टॉपिक है। और क्योंकि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग द मेजर डेफिनेशन पर अभी पहुंचने वाले हैं, तो उससे पहले जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं उनको हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में इन्हीं टॉपिक से एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट नोट, या फिर कभी कभी आपसे एक बड़े क्वेश्चन में इसे एक पार्ट बना के पूछ लिया जाता है। सो शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जानना कि ये क्या होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के बारे में अगर हम जाने, तो सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में ये सीखा था कि एक सॉफ्टवेयर क्या होता है। हमने कहा था कि हम कई सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो लिख सकते हैं। जैसे हो सकता है मैंने एक प्रोग्राम लिखा हो ऐड करने का, एक सब्ट्रैक्ट करने का, एक मल्टीप्लाई, एक डिवाइड समथिंग। और ऐसी कई सारी प्रोग्राम फाइल्स को जो है हम एक साथ कंबाइन करते हैं, यानी एक बंडल में पुट कर देते हैं टुगेदर। और फिर हम कहते हैं कि ये पूरी की पूरी एक सॉफ्टवेयर या पूरी की पूरी एक एप्लीकेशन है जिसे अब आप चला सकते हैं। कॉम्पोनेंट कहता है कि ये जो पूरी की पूरी बड़ी एप्लीकेशन आप बात कर रहे हैं, इसमें से इसका एक सिंगल कंपोनेंट यानी उसका एक सिंगल हिस्सा, इसे हम सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के नाम से जानते हैं। तो हम सोचेंगे कि अगर प्रोग्राम्स को जोड़ जोड़ के एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर बनता है, तो फिर प्रोग्राम और कंपोनेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। चलिए इसको ढंग से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक एप्लीकेशन है जिसमें आपने कई सारे प्रोग्राम्स लिखे हैं। ये प्रोग्राम हो सकता है आपके यूजर को लॉगिन करने देता हो। ये प्रोग्राम आपके यूजर के लॉगिन के डेटा को डेटाबेस में या जावास्क्रिप्ट ट्रिगर करके यूआई पे कुछ और करवाता हो। ये प्रोग्राम जो है, ये यूजर लॉगिन के डेटा को फेच करके किसी और मॉड्यूल में भेजता हो। ऐसा हो सकता है कि आपने ऐसे एक ही काम के कई सारे प्रोग्राम लिख रखे हो। इस तरह से जब हम किसी चीज को देखते हैं, तो ये सिंगल फाइल्स जो है ये अपने आप में सिंगल सिंगल प्रोग्राम है। लेकिन अगर मुझे ये बोला जाए कि आप जो है एक सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट रिलीज कर दो। कंपोनेंट का मतलब है, कहा जा रहा है कि आप सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा रिलीज कर दो, यानी एक इंडिपेंडेंट फंक्शनेबल हिस्सा, जिस पे वर्क किया जा सकता है, यानी जिसको यूजर चला सकता है। इसीलिए जब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, तो आप यहाँ देख सकेंगे कि इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर एलिमेंट। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ एप्स जो होती हैं प्ले स्टोर पे, वो पहले बहुत छोटी सी फंक्शनैलिटी के साथ रिलीज होती हैं। जैसे मान लीजिए एक ऐप है, मान लीजिए व्हाट्सएप जैसा कोई मैसेंजर है, और आज वो ऐप जो है प्ले स्टोर पे रिलीज हुई है, और अब आप उस पे क्या कर सकते हैं, उस पे आप चैट कर सकते हैं। तो ये है इसका एक इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर एलिमेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब है जिसे और किसी कंपोनेंट या मॉड्यूल की जरूरत नहीं है अपने आप को चलाने पे। इसे ऐसे के ऐसे ही उठाकर प्ले स्टोर या यूजर को दिया जा सकता है, और यूजर इसे बिना किसी तकलीफ के यूज भी कर सकता है। एग्जीक्यूटेबल, जो कि रन किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर एलिमेंट हम पहले से जानते हैं। तो यानी हमें ये पता चल गया कि एक बड़े सॉफ्टवेयर में कई सारी छोटी छोटी फंक्शनैलिटीज हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक स्कूल का या कॉलेज का पोर्टल है। हो सकता है उसमें एक फंक्शनैलिटी है जिसमें टीचर्स जो है अपना डेटा देख सकते हैं। एक फंक्शनैलिटी है स्टूडेंट्स अपना डेटा देख सकते हैं। एक फंक्शनैलिटी है एडमिन उसमें कोई रजिस्ट्रेशन या फी प्रोसेस करा सकते हैं। तो इनमें से एक एक पार्ट को हम एक एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट कह सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसे रिलीज कर दूं, तो ये जो टीचर्स लोग हैं ये इसको बड़े आराम से अपने काम के लिए चला पाएंगे विदाउट एनी डिपेंडेंसी ऑन दीज। इनको और किसी सामान की जरूरत नहीं है इस पूरे सॉफ्टवेयर में से। ये अपने अपने कंपोनेंट को चला सकते हैं। तो ये एक रिलीजेबल एंटिटी है। आगे कहता है कि ये एंटिटी कैसी होती है। इसमें होते हैं वेल डिफाइंड सेट ऑफ इनपुट्स, आउटपुट्स एंड इंटरफेस। यानी इसमें आप इनपुट आउटपुट दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। और इंटरफेस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको स्क्रीन मिलेगी, स्क्रीन भी इंटरफेस होती है। बट इंटरफेस जो होता है वो सिस्टम का इंटरनल भी हो सकता है। जैसे आपने जावास्क्रिप्ट पे कुछ रन किया, आपको बॉक्स दिखा, आपने उसमें अपना नेम एंटर किया। अब वो कहीं ना कहीं डेटाबेस से कनेक्टेड होगा, यानी जो भी आप एंटर कर रहे हैं वो जाके कहीं डेटाबेस में भी सेव हो रहा होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरफेस भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ सिर्फ स्क्रीन की बात हो रही हो। तो यानी इससे हम क्या समझते हैं कि एक बड़ी ऐप या एक बड़ा जो है सॉफ्टवेयर बनने वाला है, उसका एक छोटा सा पार्ट जो अपने आप में खुद एक छोटे से सॉफ्टवेयर की तरह अभी चल सकता है, ऐसे पार्ट को हम सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट मान सकते हैं। आगे कहता है इट इनकैप्सुलेट्स बोथ डेटा एंड बिहेवियर। ये हम ऑलरेडी और कई चीजों में पढ़ चुके हैं। जैसे ऊप्स में आपने पढ़ा होगा, डेटा एंड बिहेवियर का मतलब होता है
आप कौन सा डेटा इनपुट आउटपुट और मैनिपुलेट करने वाले हैं और उस डेटा पे क्या काम होने वाला है। तो ये दोनों चीजें जो है वो इसका इंटीग्रल पार्ट है कि इसमें कौन सा डेटा डाला जा सकता है, इससे क्या व्यू कराया जा सकता है, उस डेटा पे हमें क्या काम परफॉर्म करना है, वो सारा का सारा इसी कंपोनेंट के अंदर ही होता है, आपको और कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड इंटरैक्ट्स विद अदर कंपोनेंट्स थ्रू क्लियरली डिफाइंड इंटरफेसेस। यानी आगे जाके भविष्य में जब आप इस सॉफ्टवेयर के और ऐसे कई छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाएंगे, तो ये सारे कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे, यानी इंटरैक्ट कर पाएंगे, तभी हम एक कंपोनेंट का डेटा दूसरे में यूज कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मेरे पास एक टीचर्स डेटा कंपोनेंट है जिसमें टीचर्स जो है वो अपना डेटा देख सकते हैं, कल को जब हम एक स्टूडेंट का कंपोनेंट बनाएंगे तो उसमें स्टूडेंट जो है अपना अटेंडेंस देख सकते हैं, लेट्स से। तो हम क्या करा सकते हैं, आगे जाके फ्यूचर में इन दोनों कंपोनेंट्स को एक दूसरे से इंटरैक्ट करा सकते हैं कि ये टीचर जो है ये जिस जिस स्टूडेंट को पढ़ाता है, जिस क्लासेस को पढ़ाता है, उनका अटेंडेंस रिकॉर्ड भी इस टीचर को यहाँ पे व्यू हो सके। तो इसे कहते हैं जब कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट कर पाते हैं। इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन के लिए भी इंटरफेस होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक कंपोनेंट यानी एक सॉफ्टवेयर के एक पार्ट को कंपोनेंट कब कहा जाता है, जब उसमें एसेंशियली ये तीन चीजें प्रेजेंट हो। ये आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा यहाँ पे। पहला कहता है इंटरफेस होना चाहिए, यानी आगे जाके जब आप इसके जैसे और कई सारे कंपोनेंट इस सॉफ्टवेयर में होंगे, तो वो सारे कंपोनेंट्स आपस में इस कंपोनेंट से कैसे बात करेंगे, यानी कैसे डेटा और फ्लो एक्सचेंज करेंगे। और स्पेसिफाई करता है इनपुट और आउटपुट का बिहेवियर, यानी डेटा का इनपुट और डेटा का आउटपुट इस पर्टिकुलर छोटे से पार्ट में, इस कंपोनेंट में किस तरह होगा। सेकंड कहता है इम्प्लीमेंटेशन, यानी इंटरनल लॉजिक और कोड जो है इस कंपोनेंट का वो अपना होगा, किसी और एक्सटर्नल एंटिटी पे डिपेंडेंट भी नहीं होगा। तीसरा कहता है मेटा डेटा। ये टर्म जो है बहुत लोगों को याद नहीं रहती है, पर ये आपको याद होनी चाहिए एज कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा के बारे में डेटा, यानी डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन। जैसे कि आज आपने एक कंपोनेंट रिलीज कर दिया, अब इस कंपोनेंट को रिलीज करने के साथ आप इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कहीं पे सेव करके रखेंगे। जैसे ये इसका कौन सा वर्जन है। आपने देखा होगा कई बार सॉफ्टवेयर वर्जन पे रिलीज होते हैं, आज वर्जन 1 रिलीज हो गया, हो सकता है 3-4 हफ्ते बाद उसका वर्जन 1.1 रिलीज हो जाता है। तो ये जो है इंफॉर्मेशन सेव रहती है कि वर्जन 1 में हमने ये 4 फंक्शनैलिटी रिलीज करी थी, वर्जन 1.1 में हमने उन 4 फंक्शनैलिटीज के साथ एक पांचवी फंक्शनैलिटी और रिलीज करी है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है इसे डॉक्यूमेंट करके रखा जाता है। साथ में और इंफॉर्मेशन हो सकती है जैसे डिपेंडेंसीज, कि इस कंपोनेंट के कौन से पार्ट की कोई डिपेंडेंसी है कि अगर वो चलेगा तो किसी और कंपोनेंट पे इसकी क्या डिपेंडेंसी होगी, डेटाबेस में इसकी डिपेंडेंसी कैसी होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और साथ में ऑथर के बारे में। तो हमें इतना ही जानना जरूरी है कि जब हम एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को रिलीज कर रहे हैं, तो इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन इस पूरे के बारे में कहीं पे सेव होती है या इसको कहीं डॉक्यूमेंट करके रखा जाता है। ऐसी चीज को हम कहते हैं मेटा डेटा, यानी डेटा के बारे में डेटा। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कंपोनेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये कितनी तरह के हो सकते हैं। तो मेजरली हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट्स जो है वो हो सकते हैं। एक है किसी भी सॉफ्टवेयर के फंक्शनल कंपोनेंट्स हो सकते हैं। आई होप अब तक सबको ये तो समझ में आ गया होगा कि कंपोनेंट्स का मतलब है एक पार्ट सॉफ्टवेयर का जिसे आराम से अकेले रन किया जा सकता है बिना किसी और की मदद के। ऐसे ही कोई दूसरा पार्ट भी होगा, ऐसा ही कोई तीसरा पार्ट भी होगा, ऐसे ही कोई चौथा पार्ट भी होगा। जब इन सबको आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा और एज अ प्रॉपर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपको दिया जाएगा, तब हम कहते हैं कि ये एक पूरा सॉफ्टवेयर है और ये इसके अपने अलग अलग एग्जीक्यूटेबल इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं किस तरह के हो सकते हैं। एक है फंक्शनल कंपोनेंट्स। ये हमें नाम से ही पता चल रहा है कि अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कराने के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स हो सकते हैं। जैसे अगर आप कोई बिजनेस रन करते हैं और आपके बिजनेस में कई सारी चीजों की जो है जरूरत है, जैसे आप कहते हैं कि एक कंपोनेंट अलग होना चाहिए जो ऑर्डर्स को प्रोसेस कर पाए, कि कस्टमर्स जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करेंगे और उनकी प्रोसेसिंग का काम के लिए एक कंपोनेंट बनाओ। तो ऐसा एक कंपोनेंट हो सकता है। उसी बड़ी वेबसाइट या एप्लीकेशन में आप कहते हैं कि एक कंपोनेंट और होना चाहिए इन्वेंटरी कंट्रोल का, कि आपको जो है प्रोसेसेस में दिखाता है कि आप जो आइटम देख रहे हैं वो अभी 5 लेफ्ट, 100 लेफ्ट, राइट नाउ इन 233 कार्ड्स। तो इन्वेंटरी कंट्रोल के साथ जो है कनेक्टेड रहना चाहिए, इन्वेंटरी में कितना बचा है,
कितना नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और इन्वेंट्री पे होने वाले बाकी फंक्शंस। तो इसका जो है अपना खुद का एक अलग कंपोनेंट हो सकता है। और ये दोनों ही किसी एक बड़ी वेबसाइट या बड़ी एप्लीकेशन का पार्ट होंगे, जिसमें इनके जैसे और कई कंपोनेंट्स होंगे। तो फंक्शनल कंपोनेंट का मतलब है ऐसे कंपोनेंट्स जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। किसी एक फंक्शन के लिए कोई एक कंपोनेंट है, किसी दूसरे फंक्शन को परफॉर्म कराने के लिए कोई और कंपोनेंट है। ऐसे ही दूसरी तरह के कंपोनेंट्स हो सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स। ये काफी लोगों को नहीं पता होता है। देखिए, जो भी हमें नजर आ रहा है कि काम परफॉर्म हो रहा है, तो इसके लिए एक अलग कंपोनेंट है, एक अलग कंपोनेंट है, वो सब तो सेल्फ अंडरस्टूड होता है, हमें देख के पता लग जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है, जैसे आप जनरल टर्म्स में इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब समझे, तो बनावट इज द वर्ड। यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप यूआई पे डिजाइन नहीं कर रहे हैं, पर बैकएंड में उनकी कोडिंग कर रहे हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ लॉग इन किया, तो ये जो आईडी और पासवर्ड मैंने डाला है, ये साइन अप करने के बाद कहाँ जाता है, डेटाबेस में से कैसे क्रॉस चेक होता है कि मैंने सही आईडी और पासवर्ड डाला है। अगर मैंने सही डाला है तो फिर ये अगली स्क्रीन पे मुझे लोड करने देता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो बैकएंड में रन कर रही होती हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स उन्हीं की तरफ रेफर करता है। ये कहता है सिस्टम लेवल सर्विसेज जो होती हैं, यानी बैकएंड में जो सर्विसेज आपके सॉफ्टवेयर को सपोर्ट कर रही हैं, उन्हें हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट। जैसे लॉगिन करने का कोड आप कहीं लिखते हैं, ऑथेंटिकेशन मतलब आप वेरीफाई करते हैं कि पर्सन ने सही आईडी पासवर्ड डाला है या नहीं। तो आप कैसे ऑथेंटिकेट करते होंगे, आपके पास कहीं डेटाबेस में एक लिस्ट होती होगी जिसमें आपके सारे यूजर्स के आईडी पासवर्ड होते होंगे। तो जैसे ही आईडी पासवर्ड डालता है, आप यहाँ से क्रॉस चेक करते होंगे कि क्या ये एक एग्जिस्टिंग यूजर है, क्या इसने ये सही डाला है। फिर आप ऑथेंटिकेट करते होंगे कि हाँ ठीक है, इसने सही डाला है, इसको नेक्स्ट पेज पे मूव करने दो। तो ये अपने आप में एक बहुत जरूरी चीज है। तो ये भी एक कंपोनेंट है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट है, जो हमें नहीं दिखाई दे रहा। हमें सिर्फ दिखाई देता है कि स्क्रीन पे जो है साइन अप का बटन था, हमने प्रेस कर दिया, अगली स्क्रीन खुल गई। तो ये अगली स्क्रीन तक फैसिलिटेट कराने के लिए भी बीच में कोई एक सेपरेट फंक्शनैलिटी थी, वो ये ऑथेंटिकेशन काम कर रहा था। ऐसे ही डेटाबेस एक्सेस, कि आपका एक डेटाबेस है, उसमें आपने कई सारी फाइल्स जो हैं, कई सारे टेबल्स वगैरह बना रखे होंगे। जब भी आप अपने सॉफ्टवेयर में, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट वाले में ही स्टूडेंट रिक्वेस्ट करता है कि मुझे अपनी पिछले महीने की अटेंडेंस देखनी है, तो ये डेटाबेस को एक्सेस करता होगा, उसकी सेव्ड अटेंडेंस को लेके फेच करके आता होगा 1 महीने की यानी 30 दिन की, फिर लाके स्क्रीन पे दिखाता होगा। तो ये काम करवाने के लिए भी हमें डेटाबेस को एक्सेस करना पड़ता है। तो ये अपने आप में एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट हो सकता है। तो आई होप दोनों टाइप सबको क्लियर है। इसके बाद इस आंसर में हम एक चीज और लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। ये बिल्कुल सेल्फ अंडरस्टूड है, वर्ड देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। मॉड्यूलैरिटी मतलब पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, यानी कोई एक सॉफ्टवेयर का पार्ट है जिसे आप कह रहे हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है, एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, तो उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक होगा कि वो मॉड्यूलर होगा, मॉड्यूलैरिटी होगी उसके अंदर। यानी सॉफ्टवेयर की जो पूरी फंक्शनैलिटी होगी, उसकी कोई एक पार्ट, उसका एक फंक्शनैलिटी पार्ट जो है, ये अकेला खुद में दिखाता होगा। यानी आपका एक पूरा सॉफ्टवेयर है, इसमें हो सकता है 10 फंक्शनैलिटी हो, 10 में से कोई एक फंक्शनैलिटी होगी जो ये कंपोनेंट इंडिपेंडेंटली हैंडल करता होगा। ऐसे इसके जैसे और भी होंगे। सेकेंड कहता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन से कहता है कि इंटरनल डिटेल्स जो है वो आपसे हिडन रहेंगी, आपको इंटरफेस विजिबल होगा, और आप उसमें जो है इनपुट डाल के आउटपुट एक्सेस कर सकते हैं बड़े आराम से, जैसे कि आप एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर से एक्सपेक्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर का ही जो है ये नेचर फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये अपने आप में, इसको हम एक छोटा सा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट मान रहे हैं। तीसरा है कॉम्पोजेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी लोग इसको लिखना भूल जाते हैं, बताना भूल जाते हैं आंसर्स में। कंपोजेबिलिटी का मतलब होता है कि आप आज बात कर रहे हैं कि ये एक जो है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है मेरा, ऐसे ही इसके जैसे और भी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होंगे, जिन्हें बाद में जोड़ जाड़ के एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है। तो ये जो एबिलिटी होती है कंपोनेंट की, कि इसको बाद में किसी और चीज के साथ जोड़कर एक बड़े सॉफ्टवेयर का पार्ट बनाया जा सकता है। यानी ऐसा नहीं है आपने आज एक छोटा सा कंपोनेंट रिलीज कर दिया, लेकिन वो और किसी कंपोनेंट के साथ कंपैटिबल ही नहीं बैठ रहा, यानी फिट ही नहीं हो सकता किसी बड़े सॉफ्टवेयर का छोटा पार्ट बनने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कंपोजेबिलिटी मतलब एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इस तरह का होना चाहिए जिसे और कंपोनेंट्स के साथ जोड़कर एक बड़े सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट किया जा सके बाद में। रीयूजेबिलिटी, ये बहुत जरूरी है एट्रीब्यूट। देखिए, रीयूजेबिलिटी का मतलब आपको तब समझ में आएगा अगर मैं ऐसा एग्जांपल दूं। आप कहते हो मेरे सॉफ्टवेयर का एक कंपोनेंट है
जहां से मैं ई पेमेंट्स करवाऊं लोगों से, कि लोग कुछ खरीदें और फिर उनको पेमेंट गेटवे दिखे, वो वहां पे अपना सीवीवी डालें, नंबर वगैरह डालें, यूपीआई आईडी डालें, फिर उनकी पेमेंट ऑथेंटिकेट हो जाए और मेरे जो है वेबसाइट पे पेमेंट हो जाए। तो ये ई पेमेंट जो है ये अपने आप में आपके सॉफ्टवेयर का एक कंपोनेंट है, क्योंकि ये सिंगल हैंडेडली सब कुछ हैंडल कर रहा है कि आपके वेबसाइट पे जो पेमेंट हो रही है उस पूरे को ये संभाल रहा है। अब रीयूजेबिलिटी क्या है, कि इसे दोबारा भी कहीं और यूज किया जा सकता है। अगर आपकी कोई और ऐप भी है और कोई और वेबसाइट भी है जहां पे आपको अगेन यही ई पेमेंट्स रिसीव करनी पड़ती हैं लोगों से, तो आप इसी ई पेमेंट के कंपोनेंट को उठाकर इसके साथ भी चलाया जा सकता है। ये कंपोनेंट की सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आपका कंपोनेंट वाकई में आप उसे कंपोनेंट कह रहे हैं, तो यानी कि उसकी जैसी फंक्शनैलिटी अगर किसी और ऐप या वेबसाइट में जरूरत पड़ेगी तो वहां पे भी इसे यूज किया जा सकेगा। नेक्स्ट है रिप्लेसेबिलिटी। रिप्लेसेबिलिटी मतलब कि इस तरह से होना चाहिए आपका कंपोनेंट कि अगर ये एक बड़ी सॉफ्टवेयर का पार्ट है, ये कंपोनेंट, ऐसे ही मान लीजिए ये कंपोनेंट भी है, ये भी कोई कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर का, और अब आप कहते हैं कि मुझे ये वाला कंपोनेंट हटाकर कोई नया कंपोनेंट यहाँ प्लेस करना है, तो रिप्लेसेबिलिटी होनी चाहिए। रिप्लेसेबिलिटी का मतलब है, आप ऐसे देखिए फिजिकल वर्ल्ड में, कि मान लीजिए इसकी एक तार इससे जुड़ी हुई है, मैं जस्ट ऐसे ही बता रही हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो अगर आपको इसे रिप्लेस करना है कंपोनेंट को, तो आप क्या करेंगे, आप इस तार को काट देंगे, तो आप कहेंगे कि इसका कोई कनेक्शन नहीं बचा बाकियों से, हटा दो इसे, और नया वाला जो है वो इसकी जगह पे यूज कर लो। ये थी रिप्लेसेबिलिटी। अब रिप्लेसेबल कब नहीं हो सकता कंपोनेंट, तब नहीं हो सकता जैसे मान लीजिए इसके अंदर आपने जो फंक्शंस क्लासेस वगैरह बना रखे हैं, उनकी इतनी हाई डिपेंडेंसी एंड कनेक्टिविटी है बाकी सारे कंपोनेंट से, कि जैसे ही आपने इसको हटाया बाकी जगहों पे ये रिपल इफेक्ट हो गया, और कई कई जगहों पे बहुत सारी चीजें इफेक्ट हो गई, कहीं कुछ फेल हो जाएगा, कहीं कोई डेटा नहीं पहुंच पाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए। रिप्लेसेबिलिटी का मतलब है कि एक कंपोनेंट को आसानी से बड़े सॉफ्टवेयर पिक्चर से डिटैच किया जा सके और उसकी जगह दूसरे को आसानी से लगाया जा सके। जैसे आपके जो टीवी रिमोट्स होते हैं उसमें जो सेल आप लोग डालते हैं वो रिप्लेसेबल बैटरी होती है। तो आप कहते हैं कि कल को अगर सेल खत्म हो गए तो रिमोट तो सही का सही रहेगा, हम सेल निकाल के दूसरे सेल डाल देंगे। पर कुछ डिवाइसेस आपने देखे होंगे जिनके अंदर बैटरी इस तरह लगी होती है कि आप हटा नहीं सकते उन्हें, और हटाएंगे तो पूरा डिवाइस चलना बंद हो जाएगा, तो वो रिप्लेसेबिलिटी नहीं है। आपके रिमोट में जो सेल है वो रिप्लेसेबिलिटी है। नेक्स्ट कहता है इंडिपेंडेंस, ये हमने शुरू से ही डिस्कस कर लिया है कि कंपोनेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड, टेस्टेड और डिप्लॉयड होना चाहिए। यानी कि एक बड़े सॉफ्टवेयर को जिस तरह आप डेवलप करते, उसी तरह आपने इस कंपोनेंट को प्रॉपर तरीके से डेवलप किया होगा, प्रॉपरली इस पूरे को टेस्ट किया होगा, और उसके बाद इसको प्रॉपर तरीके से डिप्लॉय किया होगा। डिप्लॉय मतलब कस्टमर को या क्लाइंट को दे देना, यानी पब्लिश कर देना सॉफ्टवेयर को, कि इसे डिप्लॉय कर दिया होगा कि अभी पूरा हम नहीं रिलीज कर रहे हैं, इतना रिलीज है, ये चल जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के, आप इस छोटे पार्ट को चलाओ। तो ये थी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। एक पॉइंट आप ध्यान रखें और इसे आप बता भी सकते हैं अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे किया जाए, कंपोनेंट शुड हैव कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन। क्योंकि हमने अभी अभी बोला कि इसको एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर की तरह ही डेवलप, टेस्ट और डिप्लॉय किया जाता है, तो इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी प्रॉपर ही होनी चाहिए, जैसे आप एक बड़े सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की करते। क्योंकि ये जो है ये आगे जाके काम आएगा, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि इस कंपोनेंट को हम रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन से पहले से ही इसके बारे में जान लेते हैं कि इसकी क्या डिपेंडेंसी है सॉफ्टवेयर में, इसको हटाने से क्या चीज फेल हो सकती है, क्या हमें ध्यान रखना है, वगैरह वगैरह। तो ये थे मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। अब आ रहे हैं एक छोटे से डेफिनेशन पे। कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन जो है कर लिया जाता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो आप बता रहे हैं, लेकिन ये बताइए कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है। कुछ भी नहीं है, ये सेल्फ अंडरस्टूड वर्ड है। क्योंकि आपने अभी अभी कंपोनेंट के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया है, तो आपने एक मेजर आइडिया बना लिया है कि एक बड़े सॉफ्टवेयर का एक छोटा पार्ट जो इंडिपेंडेंटली चल सकता है और इसको किसी और की जरूरत नहीं है चलने के लिए, इसे कहते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहती है कि हम एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाएंगे इसी तरीके से, यानी यही अप्रोच फॉलो करेंगे। क्या अप्रोच फॉलो करेंगे, कि हम पहले एक छोटा कंपोनेंट तैयार करेंगे जो इंडिपेंडेंट होगा, ऐसे ही हम इसके जैसे कई सारे कंपोनेंट अलग अलग तैयार कर लेंगे जो इंडिपेंडेंट होंगे, और बाद में हम क्या करेंगे, उन सबको आपस में जोड़ जाड़ के एक बड़ा सॉफ्टवेयर बना देंगे। एक्चुअली जो ये कॉर्पोरेट वगैरह में काम होता है इसी तरह हो रहा होता है,
क्योंकि वहां अलग अलग टीम्स डिवाइडेड होती हैं। तो जैसे आपको बोल दिया जाएगा कि आप ऐसा करिए, यूजर प्रोफाइल वाला जो कंपोनेंट है वो आप तैयार करिए। ऐसी कोई और टीम होगी जो पेमेंट वाला कंपोनेंट तैयार कर रही होगी। ऐसी कोई और टीम होगी जो एडमिन वाला कंपोनेंट तैयार कर रही होगी। बाद में जब ये सब एक साथ तैयार हो जाएंगे, आगे पीछे के टाइम में तैयार हो जाएंगे, फिर इन सबको आपस में कनेक्टिविटी से एस्टेब्लिश करके एक बड़े सॉफ्टवेयर की तरह, कंप्लीट सॉफ्टवेयर की तरह रिलीज कर दिया जाएगा। तो बस इसी को कहते हैं कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ये इंजीनियरिंग क्या कहती है, यहाँ पे भी लिखा है, ये इंजीनियरिंग एम्फेसाइज करती है यानी जोर देती है किस पे, कि हम डिजाइन एंड डेवलपमेंट करें एक सॉफ्टवेयर की, एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन भी इसी तरह करें, डेवलप भी इसी तरह करें। कैसे डेवलप करें? सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की फॉर्म में। इस तरह की इंजीनियरिंग में की एक्टिविटीज कौन कौन सी इंक्लूडेड होती हैं? पहला है कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन। आप पहचानते हैं कि मेरे सॉफ्टवेयर में किस किस तरह के कंपोनेंट की जरूरत है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आपने एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप कहते हो मेरे इसमें एक यूजर के प्रोफाइल के कंपोनेंट की जरूरत होगी, एक पेमेंट कंपोनेंट चाहिए होगा, एक जो है मुझे एडमिन कंपोनेंट चाहिए होगा। तो आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं पहले कि क्या क्या कंपोनेंट चाहिए। सेकंड कहते हैं आप कंपोनेंट स्पेसिफिकेशन, यानी अब आपने आइडेंटिफाई तो कर लिए कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए, अब आप उनकी स्पेसिफिकेशन बताएंगे, यानी हर कंपोनेंट क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, क्या काम करेगा ये हर कंपोनेंट। जो आपने ये तीन बताए हैं, तीनों क्या क्या काम करेंगे, इंटरफेसेस कैसे होंगे इनके, और इन पर क्या कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे। कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब होता है सर्टेन कंडीशंस जो लगी होती है। तो इस तरह जो है आप कंपोनेंट की स्पेसिफिकेशन बता देंगे। तीसरा स्टेप है कंपोनेंट डेवलपमेंट और एक्विजिशन, यानी अब आपने कह दिया कि मुझे तीन कंपोनेंट चाहिए, आइडेंटिफाई कर लिए। दूसरे स्टेप में आपने कहा स्पेसिफिकेशन बता दो कि ये तीनों ये काम करेंगे। अब तीसरा काम आप करते हैं कि या तो इन्हें एक्वायर कर लो कहीं से। एक्वायर मतलब ऑलरेडी पेमेंट जैसा कंपोनेंट कहीं बना हुआ होगा, बहुत सारी वेबसाइट्स यूज करती हैं, तो किसी थर्ड पार्टी से ऐसा कोई कंपोनेंट खरीद लेते हैं और उसको जोड़ लेंगे अपने सॉफ्टवेयर में। तो या तो हम एक्विजिशन एक्वायर कर सकते हैं कहीं से, और अगर नहीं अवेलेबल है, जैसे आप कह सकते हैं यूजर प्रोफाइल जैसा कंपोनेंट कहीं दिख ही नहीं रहा कि कभी किसी ने यूज किया हो, कोई देने को तैयार नहीं है बना बनाया, तो फिर आप उसको डेवलप कर लीजिए। तो ये है थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज कहता है कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं हम। कंपोनेंट बेस्ड का मतलब है हम कह रहे हैं अलग अलग कंपोनेंट्स हम तैयार करेंगे, बाद में इन सारे कंपोनेंट्स को जोड़ के जो है हम एक बड़ा सॉफ्टवेयर बना के यूजर को दे देंगे। तो लास्ट ओवर में हम क्या करते हैं, जब सारे कंपोनेंट बन के तैयार हो चुके होते हैं, टेस्ट वेस्ट सब हो चुका होता है, फिर हम इन सबको आपस में जोड़ देते हैं, यानी कनेक्ट कर देते हैं और एक बड़े सॉफ्टवेयर का पार्ट बना देते हैं। तो इसे कहते हैं इंटीग्रेशन। इसमें सबसे जरूरी काम यही होता है कि जब आपने इनको कनेक्ट किया है तो आपको एक बहुत रिगरस टेस्टिंग करनी पड़ती है कि ये आपस में ठीक चल भी रहे हैं कि नहीं। जैसे हो सकता है इस कंपोनेंट से यूजर का नेम आता हो और वो जाके इस कंपोनेंट में कहीं यूज होता हो, तो आपको देखना पड़ता है कि ये चल रहा है कि नहीं, कि मैंने अगर यहाँ अपना नेम डाला जॉन, तो बाद में वो यहाँ पहुंचा है कि नहीं, रिफ्लेक्ट हुआ है कि नहीं, इस कंपोनेंट में ठीक से यूज हो रहा है कि नहीं। तो ये जो है कंपोनेंट इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा पार्ट होता है। लास्ट में जब आप ये सारा सिस्टम इंटीग्रेट कर देते हैं, सारे कंपोनेंट्स को जोड़ जाड़ के एक बड़ा सॉफ्टवेयर बना देते हैं, फिर आप कहते हैं अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेंगे। पूरे कंप्लीट सिस्टम की आपने अलग अलग कंपोनेंट्स की टेस्टिंग तो कर रखी होती है। आपको पता है मेरा प्रोफाइल कंपोनेंट बिल्कुल ठीक चल रहा है, पेमेंट कंपोनेंट बिल्कुल ठीक चलता है, एडमिन कंपोनेंट बिल्कुल ठीक चलता है, लेकिन आपस में जोड़ने के बाद क्या ये सही चल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें से भेजा हुआ कोई पैरामीटर जब मैंने इसमें भेजा हो तो कोई कुछ क्रैश हो गया हो, कोई एरर आ गया हो, कहीं वैल्यू पहुंची ही ना हो। तो ऐसी सारी चीजें जो है हम यहाँ टेस्ट कर लेते हैं। मेजरली क्या क्या, कि सिस्टम की फंक्शनैलिटी ठीक चल रही हो सबको जोड़ने के बाद, परफॉर्मेंस सही हो सिस्टम की, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिस्टम की टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत स्लो हो गया है, बहुत टाइम ले रहा है, बहुत स्पेस एक्वायर कर रहा है, और सारे कंपोनेंट्स जो है वो इंटीग्रेट होने के बाद सही वर्क कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली भी और एज अ सॉफ्टवेयर भी। तो ये था कंप्लीट कंपोनेंट के बारे में। तो आई होप अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इतनी नॉलेज तो हो गई होगी कि आप कंपोनेंट के बारे में कुछ अच्छा खासा एक्सप्लेन कर सकते हैं कंटेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के और कॉन्सेप्ट्स के साथ। अगर आपको चैनल का कंटेंट यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून।